इन पर सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करना, अनगिनत तरीके से हरा रंग पोत के कब्जा करना, वक्फ बोर्ड के नाम से कब्जा करना है। पिछले सरकार में जो अधिकारी लगे थे, पटवारी लगे थे, उन्होंने सरकारी ज़मीनों को किस प्रकार से खुर्द-बुर्द किया, वो सारे प्रश्न मैंने 40,000 से ऊपर ई रिक्शा हैं। ई रिक्शाओं की आप स्वयं भी अधिकारी नहीं, मैं तो कहूँगा पत्रकार बंधु आप स्वयं भी जांच करें। ये ई रिक्शा वाले आए कहाँ से इतने सारे? कोट्टा बस्ती, शास्त्री नगर और जयसिंहपुरा खोड़ क्षेत्रों में सरकारी भूमियों पर, नालों के ऊपर ये लोग अपना कब्जा करके और सर्वे में अपना नाम डलवा लेते हैं। तो इन सब को जांचने की आवश्यकता है। और यही लोग नशे पत्ते के कारोबार में भी लगे होते हैं। 1 महीने का लगभग विधानसभा सत्र चल रहा है और 1 महीने के विधानसभा सत्र में 100 प्रश्न का एक सीमा है कि 100 प्रश्न आप लगा सकते हैं अपने क्षेत्र के विकास हेतु, समस्या हेतु, किसी विषय को भी आप अलग अलग नियमों के माध्यम से आप बोल सकते हैं। उस क्रम में एक 100 प्रश्नों का एक सीमा है, वो पूरे 100 प्रश्न हमने अब तक लगा चुके हैं और 100 प्रश्नों में से लगभग 7-8 का जवाब मिल चुका है। और प्रश्न वो थे कि पिछले कांग्रेस शासन में जिस प्रकार से अलग अलग योजनाओं के द्वारा विकास कार्य करवाए जा रहे थे, जैसे स्मार्ट सिटी के नाम से जयपुर क्षेत्र का विकास करवाया जा रहा था। गनगोरी बाज़ार अस्पताल में डेवलपमेंट का काम था, उसकी रिपेयरिंग का काम था। चौगान स्टेडियम का रिपेयरिंग का था, उसको साज सज्जा का था शहर को, और शिविर लाइनों का था, सरकारी विद्यालयों की बिल्डिंग का था, अस्पताल की नई बिल्डिंग का था। और जयसिंहपुरा खोर और दिल्ली रोड, इन पर सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करना, अनगिनत तरीके से हरा रंग पोत के कब्जा करना, वक्फ बोर्ड के नाम से कब्जा करना, मदरसा बोर्ड के नाम से कब्जा करना, इस प्रकार के कई शिकायतें थी जो पिछले 5 साल से हम लोग कर रहे थे। उसका भाजपा सरकार आने के पश्चात उन्हीं सवालों को वापस रखा गया, उन्हीं मुद्दों को रखा गया। और इसी प्रकार से स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े अधिकारी जो अब रिटायरमेंट होने जा रहे हैं, जिनकी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से करोड़ों रुपया सरकार का, जो केंद्र सरकार से आया था जयपुर को साज सज्जा का, उसको कैसे बर्बाद किया, किस तरीके से उन्होंने जो अनियमितताएं की है जयपुर के डेवलपमेंट में, जिसका आज खामियाजा भाजपा सरकार और आम जनता भुगत रही है। कि आज शहर की दशा यह है कि एक जरा सी बारिश आए 5 मिनट 10 मिनट तो आज शहर डूबने की स्थिति में होता है, गाड़ियाँ डूबने की स्थिति में आती है, लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है, घरों के सामान तैर कर बाहर आ जाते हैं। ये ड्रेनेज प्लान किसने बिगाड़ा, ये रोडें किस प्रकार से, नालों का काम किस प्रकार से गलत किया गया, इन सब की जांच होनी चाहिए। पिछली सरकार के किए हुए काम, उनके द्वारा अधिकारी, उन सब की जांच होनी चाहिए। मैंने वो सारे विषय उठाए। पिछले सरकार में जो अधिकारी लगे थे, पटवारी लगे थे, उन्होंने सरकारी ज़मीनों को किस प्रकार से खुर्द-बुर्द किया, वो सारे प्रश्न मैंने हमारे परकोटे को लेकर, उसकी व्यवस्थाओं को लेकर मैंने रखा है मैंने, और उसके 7-8 अभी आए हैं, बाकी का उम्मीद है वो भी आ ही जाएंगे। महाराज जी, ई रिक्शा की बाट है जयपुर का जो परकोटा इलाका है, उसका भी आपने सवाल लगाया तो उसका पहले बिल्कुल 40,000 से ऊपर ई रिक्शा हैं। ई रिक्शाओं की आप स्वयं भी अधिकारी नहीं, मैं तो कहूँगा पत्रकार बंधु आप स्वयं भी जांच करें। ये ई रिक्शा वाले आए कहाँ से इतने सारे, और बिना लाइसेंस के चला कैसे रहे ये लोग, और ये लोग की जांच करें, कहीं नशा पता करके तो नहीं चला रही है। तो मेरी पहले भी मांग थी, आज भी है, ताकि ये ज़रूर हुआ है कि मेरी मांग के पश्चात काफ़ी कुछ नियंत्रण में हुआ। ई रिक्शाओं के चालान होने लगे हैं, ड्रेस कोड तय होने लगा है, ई रिक्शाओं ने नंबरिंग डाली है और ई रिक्शाओं में कमी भी आई है, लेकिन फिर भी और जांच की आवश्यकता है। मेरे दूसरी मांग ये भी रही है कि हमारे जयपुर शहर परकोटे में, मेरी विधानसभा हवा महल में, प्रत्येक घरों का आप जांच कराएं, किराएदारों की जांच कराएं और किराएदार वेरिफिकेशन करवाएं, तो पता चलेगा कि बाहर के लोग किस प्रकार से यहाँ गलत तरीके से आके रह रहे हैं, शहर में कैसे फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, कारखाने चला रहे हैं, और किस प्रकार से बिना कनेक्शन, बिना सरकार की अनुमति के कनेक्शन हो गए हैं, बिना डिपार्टमेंट की अनुमति लिए उन्होंने बिजली का, पानी का कनेक्शन ले रखा है। इन सबको भी हटाने की आवश्यकता है। पहले से कमी आई है, लेकिन और गति लाने की आवश्यकता है। बाहर से जो लोग आए हैं और ज़्यादातर ई रिक्शा चालक जो हैं, उनके मकान सबसे ज़्यादा आपके विधानसभा क्षेत्र में हैं, ये अचानक से कहाँ से आए? मैं यही निवेदन कर रहा हूँ, भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर
और जयसिंहपुरा खोड़ क्षेत्रों में सरकारी भूमियों पर, नालों के ऊपर ये लोग अपना कब्जा करके और सर्वे में अपना नाम डलवा लेते हैं और फिर यहाँ की आईडी बनवाकर और ये लोग यहाँ के प्लॉट धारक बनना चाहते हैं। और किस तरीके से अधिकारियों ने मिलीभगत करके, हो सकता है कुछ साठगांठ करके इन लोगों को कनेक्शन दिए हैं, इनको कनेक्शन को भी काटने की ज़रूरत है। और ये जो बाहर से आ गए हैं इनको यहाँ से निकालने की भी आवश्यकता है। ये शहर का माहौल बिगाड़ रहे हैं, भले वो ई-रिक्शा वाले हों या कहीं कोई कचरा बीनने के नाम से हों या और भी कहीं कहीं ये कामकाज के नाम से यहाँ रह रहे हैं। तो इन सब को जांचने की आवश्यकता है। और यही लोग नशे पत्ते के कारोबार में भी लगे होते हैं। जिस प्रकार से सूखा नशा कहा जा रहा है और जो सूखे नशे की बात आती है, ये लोग उसमें भी कहीं लिप्त होते हैं। तो ये जांच होगी तो ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और ये कौन लोग हैं जो शहर का माहौल ख़राब कर रहे हैं, इनको निकालने की ज़रूरत है। 2019 के बाद जो संख्या बढ़ी है, अचानक से एक ही समुदाय के लोगों की संख्या बढ़ी है, ज़्यादातर यूपी से और बिहार से बताए जा रहे हैं लोग। देखिए, जिन राज्यों में सरकार कड़क हो गई, कानून नियम का पालन हो रहा है, भले वो योगी जी की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो या अन्य कहीं की हो, जहाँ पर भाजपा का शासन आया और वहाँ पर नियंत्रण हुआ, लॉ एंड ऑर्डर पूरा पालन हुआ, तो ये लोग छुपते छुपाते कांग्रेस काल में यहाँ आ गए और कांग्रेस काल में यहाँ के कांग्रेस के वोट बैंक बनाने की चाहत से इन लोगों को यहाँ रहने की जगह दे दी और इन लोगों ने कब्जा कर लिया और कहीं ना कहीं अपनी आइडिया भी बनवाना शुरू कर दिया। तो पता चलेगा कि ये लोग कब आए थे यहाँ और कब से यहाँ रह रहे हैं और इनको वापस कहाँ भेजने की आवश्यकता है। महाराज जी, बांग्लादेश में जो स्थिति है और हिंदुओं के वहाँ धर्मस्थल तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, शेख हसीना जो है वो भारत लौट आई है और यहाँ पे भारत में अवैध घुसपैठी जो है वो बांग्लादेश के यहाँ पे रह रहे हैं, उनका आईडी जो है वो बन गया है। तो क्या यहाँ नहीं लाना चाहिए उनको जो वहाँ पे भारतीय रह रहे हैं? जयपुर में बड़ी संख्या है बांग्लादेशियों की। बिल्कुल, बांग्लादेश में या अन्य देशों में जहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही है, वहाँ अल्पसंख्यक लोग हैं कि या भारतीय लोग कहीं रह रहे हैं या सनातनी लोग रह रहे हैं, उनके साथ में अत्याचार हो रहा है। लेकिन भारत एक ऐसा है कि कहीं भी किसी देश पे कोई आफत आती है, कोई समस्या आती है, तो भारत अपना खुद आगे बाहें फैलाकर उनकी मदद करता है, भले वो कोविड वैक्सीन के समय की बात हो या फिर आज बांग्लादेश में इतनी बड़ी घटना घटी। और आप देखिए कि बांग्लादेश के शेख हसीना राष्ट्रपति महोदय को देश छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन शरण किसने दी? भारत ने दी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सीधा संदेश है, जियो और जीने दो। यानी कि जो आप लोग जिस प्रकार का माहौल, ये आतंकवादी स्वभाव के लोग, जिहाद स्वभाव के लोग ये जो माहौल बना रहे पूरी दुनिया में, ये ठीक नहीं है। आप देश को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, लेकिन अराजकता के माध्यम से नहीं जा सकता। आज लगातार कितने वर्षों से शेख हसीना जी वहाँ पर काम कर रही थी अपना, लेकिन आज अचानक इस प्रकार का माहौल बना दिया गया, तो हमारे लोग भी वहाँ सुरक्षित नहीं हैं। तो हमारे लोगों को भी सुरक्षित रूप से यहाँ लाकर भारत में, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कदम पहले से उठा चुके हैं, ये स्वागत योग्य है। और उनको आज यहाँ लाकर और उनको सुरक्षित रखना, ये भारत ने संदेश दिया पूरी दुनिया में। यह माने कि पूरी दुनिया में ये संदेश है कि भारत से एक उम्मीद रखी जा सकती है कि जब भी संकट आएगा किसी देश पे, तो एक भारत ही है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो सबकी मदद के लिए सदैव तैयार रहते हैं। बिल्कुल, अगर हमारे सनातनी हैं, भारतीय हैं और वहाँ पर आज जो वहाँ पर गृह युद्ध छिड़ गया है और वहाँ जिस प्रकार का माहौल है कि वहाँ के राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं हैं, तो हमारे लोग वहाँ कैसे सुरक्षित रहेंगे, आम आदमी? तो बिल्कुल उनको यहाँ लाना चाहिए और जो नियम कायदा उसके अनुरूप उनको लाकर और यहाँ उनको रखना चाहिए। पहले भी ऐसे कई बार हुए हैं और उसी की श्रृंखला में पुनः शुरुआत हुई है कि कहीं सनातनियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, भारतीयों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वह अपनी मातृभूमि पे तो आना ही चाहेंगे।